हॉलिस्टिक हयात इज़ हियर। आज के जो टॉपिक है वो लाइफ स्किल और एजुकेशंस पे बात करेंगे कि लाइफ स्किल और एजुकेशंस बेसिकली ये हॉलिस्टिक एजुकेशंस का है। मैंने हॉलिस्टिक एजुकेशंस का सेगमेंट लाइफ स्किल के बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। हॉलिस्टिक एजुकेशन के सेगमेंट में वो वहाँ पे है, वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं। और जो बचा हुआ टॉपिक है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ और ये आगे चल करके मेरा नाम है मोहम्मद शादैन हयात और मैं बी एड 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। लर्निंग फ़ेज़ में हूँ, सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। जो मैंने अपने टीचर से सीखा हूँ मैं बस वही पढ़ा रहा हूँ। और आप मुझे फ़ेसबुक या टेलीग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हम सबसे पहले जो टॉपिक है लाइफ स्किल में बारे में बात होगी वो क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में हुआ मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को सोचना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इंसान सोचता ही नहीं है। सबसे पहले इंसान को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए क्या, कि वो कुछ हट के सोच सके या कुछ समझ बूझ के सोच सके या अच्छा कर सके। जैसे कि आप यहाँ आए बी एड करने के साथ, तो आपने एक सोचा, आपने गौर फिक्र किया, आपके पास ऑप्शंस थे। मेरे पास ऑप्शंस थे। मैं साइंस बैकग्राउंड के बाद मैं इंजीनियरिंग की तरफ रुख कर सकता था, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग की तरफ रुख नहीं किया। मुझे मुझे लगा कि मैं साइंस में आगे नहीं पढ़ पाऊँगा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी थी। तो मैंने क्रिटिकली थिंकिंग किया और मैंने एक डिसीजंस लिया कि मैं अब इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। मेरे साथ मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट है और मैं इसको इसी के साथ जाऊँगा और मैं बी एड की तरफ जड़ूँगा। और मैं इसी क्रिटिकली थिंकिंग को सोचते हुए, विचारते हुए, सही गलत में रैशनल थिंकिंग करते हुए, सही अपने आप में बिलीव करना कि आप सही हैं या आप गलत हैं। तो इसी बात में अगर आपका इंटरेस्ट अगर बी एड है या बी एड है, मान लीजिए आप साइंस की तरफ अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड नहीं कर पाए या मेडिकल नहीं कर पाए, तो आप बी एड की तरफ भी रुक कर सकते हैं, क्योंकि आप टीचिंग से इंटरेस्ट है। आप साइंस को टीचिंग के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, आप आर्ट्स को टीचिंग के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। मैंने अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज़ किया और समझा, उसके बाद मैं चुना कि मैं बी एड करूँगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग में यही हुआ कि अपने आप को गौर फिक्र करके सोचना, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आए, अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को जानना कि आप कितने अच्छे हैं, आप में क्या सलाहियत है जो आप आगे कर सकते हैं, आप में जो टैलेंट है आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो आप बीएससी बीएड और बी एड दोनों कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस था तो आपने चुन के यहाँ आया। आप अपने 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 लाइफ की तरफ राइट एटीट्यूड लाएं, ताकि आपका बिहेवियर तो पता चला ना किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह के हम इंसान हैं। मान लो हमको टीचिंग अच्छा लगता है तो मैं टीचिंग की तरफ पैशनेट हुआ, मुझे बचपन से अपने कुदरत ने अट्रैक्ट किया। और जब आप सोचने लगेंगे तो कुदरत आपको ऑटोमेटिकली उस जगह पे ले जाएंगे, जिस तरह से मेरे साथ हुआ। क्रिटिकली थिंकिंग इसी बात में बात होता है कि अपने आप में सही गलत या सही नज़रिया का फैसला करना या सही दिशा का फैसला करना, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सके, ना कि किसी के महदूद में रह के सोच सके, किसी के दायरे में रह के सोच सके आप क्या हैं। अब देखिए क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, दोनों मिलता जुलता है। क्रिएटिव थिंकिंग माने हुआ नया तरीके से सोचना। सपोज़ कीजिए आप एक गांव में, अगर कोई बच्चा गांव में ये ना सोचता कि मेरे पापा पढ़े हुए नहीं हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ हट के सोचा ना, तो वो सोचा तब वो जा सका। आप यूपीएससी में बहुत सारे केस दे सकते हैं। जैसे कि अंसार शेख आईएएस बन गया, उसके पापा ऑटो चलाते थे, तो वो सोचा कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे तालीम हासिल करनी है और मुझे एक नज़रिया देना है। क्रिएटिव बना, वो नया आउट ऑफ बॉक्स सोचा, नहीं एजुकेशन की तरफ बढ़ना है। तो एजुकेशन क्या है, एक रास्ता देता है। साइंटिस्ट सिर्फ डिस्कवरी नहीं करते हैं, एक एजुकेशन एक नज़रिया देता है। कहीं पे रुक न जाना, पॉसिबिलिटीज़ खोलना कि क्या हो सकता है इसके बाद, या इसके बाद क्या हो सकता है। कोई प्रॉब्लम्स आ गए हैं या प्रॉब्लम्स में कुछ, तो इसके बाद सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अरे नहीं, मन लोग होता है कि एजुकेशन को ले लिए जॉब कर लेना, या लेकिन पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, नहीं उम्मीद ला सकते हैं। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाना। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की शिकस्त करना या उम्मीद लाना। तो एक देख सकते हैं आप, मान लीजिए लोग होता है कि ट्रेजिडी आ जाती है उसकी ज़िंदगी में, वो परेशान हो जाते हैं अपने लाइफ में प्रॉब्लम से, तो कहीं ना कहीं वो हार जाते हैं और वो पॉसिबिलिटीज़ को नहीं ढूंढ पाते हैं, चैलेंजेस को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो तालीम क्या है, एक रास्ता देता है, एक नज़रिया देता है। साइंटिस्ट सिर्फ डिस्कवर नहीं करते हैं, समझा, साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं करते हैं बस कि एजुकेशन से एक रास्ता देखता है, नज़रिया देखता है। किताब एक दुनिया खोलता है नज़रिया का। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो ये करेंगे, अगर ये नहीं कर पाए तो ये करेंगे। तो कहीं ना क्रिएटिव बनना चाहिए इंसान को, ताकि आउट ऑफ बॉक्स सोचे ना। कि जैसे कि फैमिली में होता है ना, जैसे कि सक्सेसफुल फैमिली बोलते हैं कि नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो फिर आगे लाइफ नहीं चलेगी। नहीं, तो ऑप्शंस लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी खोजें या नौकरी तलाश करें, कि आज टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, अपने टैलेंट्स को बारें, पॉसिबिलिटीज़ खोजे। यही तो क्रिएटिव थिंकिंग है। और एजुकेशन से ये सीधा रास्ता है, ये रास्ता, ये माध्यम है, इसके ज़रिए से हम लोग कर सकते हैं। न्यूटन ने अपने लॉ का इन्वेंशन किया, अगर उसके सिर पे सेब गिरा,
अगर वो खा लेता तो न्यूटन का खोज नहीं होता था। जब मैंने 9 क्लास में पढ़ा न्यूटन का लॉ तो मुझे लगा कि यार सेब तो मैं खा लेता, लेकिन उसने सोचा, उसने गौर फिक्र किया, क्रिएटिव थिंकिंग लिया, तो कहीं ना कहीं उसने सोचा तब ना लॉ आया, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ न्यूटन आया। तो कहीं ना कहीं एक नज़रिया देख सकते हैं कि एक नया रास्ता, नया नज़रिया, अगर अंसार शेख या कोई भी यूपीएससी में देखिए गरीब लड़का उठ के आ जाता है क्योंकि उन्हें सोचा कि नहीं, मेरे ये गांव के चार दीवारें तक नहीं रहना, मुझे और दूर जाना है, क्रिएटिव थिंकिंग करना है, अपने ज़िंदगी को बदलना है, अपने जो वैल्यूज एथिक्स को बदलना है। अब देखिए एक अलग सा लाइफ स्किल आता है। स्किल, लाइफ स्किल को समझने के लिए डिसीजंस मेकिंग, डिसीजंस भी एक बहुत बड़ा सलाहियत है। आज दुनिया डिसीजंस नहीं ले पाती है और कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। आप इमेजिन करिए आपको पानी पीना है, जब तक आपको प्यास नहीं लगेगा तो आप पानी नहीं पिएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका डिसीजंस तो आ रहा है ना, डिसीजंस लेना किस पे डिपेंड है, आपके पास कुछ ना कुछ है जो डिसीजन ले रहा है। डिसीजंस लेना भी एक सलाहियत है ज़िंदगी में। लोग सही सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। आप कभी डैनियल गोल्डमैन की बुक पढ़िएगा, मैं पहले भी रिफ़र कर चुका हूँ, इंटेलिजेंस, इमोशन इंटेलिजेंस, आप पढ़िएगा। वो काबिलियत आदमी है डैनियल गोल्डमैन, इंटेलिजेंस, इमोशन इंटेलिजेंस पे बात करता है। लोग, वो आदमी 10,000 साल पहले पढ़ करके वो बताता है, वो फैसला करता है। वो बोलता है कि लोग जज्बाती में फ़ैसला ले लेते हैं, एग्रेसिव में फ़ैसला ले लेते हैं, गुस्से में फ़ैसला ले लेते हैं, कभी भी अकल नहीं लगाते हैं, कॉग्निटिव डोमेन नहीं लगाते हैं। जज्बाती में लिया हुआ फ़ैसला हमेशा खराबी करता है, तबाही करता है। फ़ैसला हमेशा जज्बाती में नहीं लेना चाहिए, फ़ैसला हमेशा अकल से लेना चाहिए, सोच विचार के लेना चाहिए। लोग गुस्से में फ़ैसला ले लेते हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, नाते टूट जाते हैं गुस्से में। तो एक कोटेशन जो हमेशा मैं कोटेट करता हूँ डैनियल गोल्डमैन के बुक से, मैं हमेशा पढ़ा हूँ उसको, मैं अपने दिमाग में हमेशा बैठ के रखता हूँ। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बहुत मुश्किल बुक है, मैं आधे अधूरी पढ़ा हूँ, कि फ़ैसला हमेशा जज्बाती के बुनियाद पर नहीं करना चाहिए, अकल के बुनियाद पे करना चाहिए, ताकि आप सही गलत में फ़र्क कर सकें, सही गलत में फ़र्ज कर सके। इसलिए आपके पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, यहीं तक ना हो जाए कि अरे नहीं कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में, कुछ होगा या नहीं होगा, ऑप्शंस नहीं हैं या नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपने ऑप्शन की तलाश करें, कुदरत आपको ऑप्शंस देगी, आपको डिसीजंस देगी। अगर आप डिसीजंस लेने के लिए सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास सलाहियत आएगी ताकि आप चुन सकें। आप डिसीजंस को देखें, आप प्रॉब्लम में फंस गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास सॉल्यूशंस नहीं है। आप हॉस्पिटल गए, आप पर्स खो दिया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है कि आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। आप मदद के लिए आए, नेचर से मदद करें। लोग हैं, दुनिया, बड़ी दुनिया के लोग सोचते हैं, विचारते हैं, ना कि एक महदूद हो जाते हैं चार दीवार के अंदर और बैठ के रोने लगते हैं। कभी कभी नो डिसीजन, कभी कभी ऐसा डिसीजन लेना भी डिसीजन होता है कि नहीं, अगर मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे मेडिकल नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं सलाहियत हूँ इसके लिए, मैं इसके लिए नहीं लायक हूँ। अपने आप को सोचना या कभी अपने आप पे प्रेशराइज ना होना, तो ये भी एक डिसीजंस है, एक तरीका है अपने आप को सोचने के लिए। आप लोग सोचें, लोग कभी भी नो डिसीजन लेना, किसी बात पे कुछ ठहर जाना, थम जाना, रुक जाना, तो ये भी एक तरीका है ज़िंदगी का। कभी कभी आप कभी कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें नहीं लेना चाहिए, तो वो चीज़ ठहर के, संभल के, सोच विचार के सोचें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक समस्या, प्रॉब्लम, आज की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है तो आदमी उभरता नहीं है। प्रॉब्लम ही तो आदमी को इनलाइट करता है। मौलाना रूमी कहते हैं, रूमी का कोटेशंस हैं, प्रॉब्लम वोंट टू द लाइट वे। अगर आपके ज़िंदगी में समस्या आएंगी तब आप कामयाब हो सकेंगे। कहीं ना कहीं समस्या ही इंसान को नई तरीके या नया वे, नया नज़रिया की तरफ लेके जाता है। प्रॉब्लम्स आएंगी तब आप सॉल्यूशंस खोजेंगे। गांव में, मेरे गांव में एक कहावत है कि मुर्गी के बच्चे जब पैदा होती है तो वो खोदती है और निकलने के लिए, लेकिन बच्चे सब क्या है, उसकी मदद करते हैं, खोलने की मदद करते हैं ताकि वो निकल जाए आसानी से। लेकिन वो मुर्गी, जब बच्चा जब पैदा होकर के, जब मदद करने वाले बच्चा जो आती हैं वो जल्दी मर जाती हैं ना, अब एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो अपने खोद खोद के निकलती है बाहर, वो उभरती है, निखरती है। तो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आपकी लाइफ में किस लिए आती हैं, ताकि आपको निखारें। डायमंड जब बनता है तो उसको कटर, 1000 कटर काट करके खूबसूरती निकालता है। तो डायमंड जो है इतना मेहनत के बाद एक खूबसूरत निज़ाम देता है। तो खूबसूरत निज़ाम देने का सोच रहे हैं, कितने प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आपके साथ हैं, ना कि आप उसे भाग जाएं, ना कि उसे उसे आंख ना मिलाएं। आप हिम्मत करें, मतलब प्रॉब्लम्स को देखें। डायमंड्स का एग्जांपल ले लीजिए, कितना खूबसूरत से निजाते हैं और खूबसूरत निज़ाम है। बाबा फरीद का कोटेशंस है कि फरीद आंसू बहाई,
आंसू बहाएंगे, अंदर का चीज़ निकलेगा, तब आप कुछ कर सकेंगे। आपके अंदर जो मैजिक है, आपके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके जो गुड लक्स हैं, वो हमेशा आ जाएंगे और हमेशा बुनियादी रहेंगे। और जो 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 प्रॉब्लम्स हैं उससे फेस करें, ताकि आप एडजस्ट करें सिचुएशन को। अगर मान लीजिए आप हॉस्टल में आया तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई, मैंने उसको एडजस्ट किया, ना कि उससे भागा। जो भाग जाते हैं वो खो जाते हैं, अंधेरे में समा जाते हैं। माना अंधेरा खौफनाक है, लेकिन जब वो अंधेरे में वो खौफनाक अंधेरे से घबरा जाते हैं तो उसे सुबह की रोशनी मैसर नहीं होती। तो आप प्रॉब्लम से भागे नहीं, आप उसे फेस करें। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक लाइफ स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, जो हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए, जो आज हार जाते हैं अपने ज़िंदगी में। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, हमेशा देखिए, एक कम्युनिकेशन एक इसको किंग स्किल कहा जाता है। जो आप गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा टॉप 10 स्किल्स, सबसे नंबर 1 पे कम्युनिकेशन स्किल आएगा। आज मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया हूँ, इतना बड़ा जो भी हो गया हूँ, जो भी सलाहियत नहीं है मेरी, इतनी हैसियत नहीं है। लोग मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, लेकिन उनको सामने आके बोलने का अवसर ही नहीं है। वो बोल नहीं सकते हैं, वो तरीका नहीं है, सरीका नहीं है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ मेरी सलाहियत नहीं है इतने लोगों को बोलने का, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं समा जाते हैं, उनके पास स्किल नहीं है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल एक किंग स्किल है। आपको समझना होगा कि किंग स्किल आपको सीखना होगा। आज पूरी दुनिया में कि ये स्किल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में लोग इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा बोलने से, आप टीचर्स हैं तो किस तरह से टीचर्स लगेंगे, आपका मोटिवेशनल स्किल कैसा होगा, आपका पैशंस कैसा होगा। 2 टर्म आती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। लोग वर्बल तो 7% है, नॉन वर्बल 93% है। आपको नॉन वर्बल आना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए, सलीका आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक स्किल है आपका पॉलिश। आप जो प्रोफेशन में जाएंगे तो आपका क्या होना चाहिए, आपका तरीका होना चाहिए। लोग देखिएगा आजकल टीचर्स लोग भी, बहुत सारे टीचर्स लोग पीपीटी बना करके या किस करके या किसी, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, वो मेहनत करते हैं, लेकिन वो कभी ना कहीं लिख लो, नोट डाउन करो। अच्छे इंसान वो हैं जो पढ़ाएं, पढ़ाने तरीके से पढ़ाएं, ना कि गुस्सा करें। नहीं पढ़ोगे तो मार देंगे। बचपन में मुझे याद है कि टीचर लोग मुझे मारा करते थे, तो उनके पास सलाहियत नहीं थी। मैं अभी भी इज़्ज़त करता हूँ, जो इल्म लिया उन्हीं से लिया हूँ, लेकिन सलाहियत नहीं है तो वो पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। वो कैसे बच्चे को डिलीवर करना है, किस तरह से बच्चे को मासूमियत से डिलीवर करना है, ताकि उसे समझ में आ जाए। एज ए टीचर उसे हेल्प करना है, ताकि क्या बच्चे को एडवाइस हो सके, क्या समझ सके, अपने डिज़ायर को बता सके, जो प्रॉब्लम्स है उसके सामने बता सके। ना कि ज़बरदस्ती, नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं दूंगा, नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं करूँगा, ये काट लूँगा, असाइनमेंट में ये काट लूँगा। वो टीचर नहीं है जो बच्चे के इमोशन को समझे, उसके कम्युनिकेशन को समझे, उसकी डिज़ायर को समझे, उसके फीलिंग को समझे। वही तो कम्युनिकेशन स्किल है, वही तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बात करता है। अब आता है इंटरपर्सनल स्किल। आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे प्रॉब्लम स्किल नहीं है। आज मान लीजिए दो ग्रुप है, 2 लोग हैं। एक का कॉग्निटिव डोमेन अलग है, एक सोचता अलग है, एक का कुदरत अलग माहौल में पैदा हुआ, एक अलग विचार में पैदा हुआ, और एक का अलग विचार में पैदा हुआ, अलग माहौल में पैदा हुआ, अलग शहर में पैदा हुआ, अलग साथ में हुआ। आज दोनों जाके मिलता है और लोग बदलना चाहते हैं। कभी भी मेरा पॉइंट नोट करिए, इंसान को कभी बदलिए मत। जो जैसा है कुदरत ने उसी तरह से बनाया। लड़ाई कहाँ पैदा होती है, जब उसे बदलना चाहते, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। 3 इडियट का डायलॉग याद कीजिए, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। ये डायलॉग क्यों बोला गया, इसके पीछे एक लॉजिक था, एक ट्रेडिशन था। तो ऑल इज़ वेल जो हर बच्चे के ज़बान में हुआ, हमारे उम्र के बच्चे को, मैं 2009 के अप्रॉक्स में बात कर रहा हूँ। 3 इडियट मूवी मेरे फेवरेट मूवी है। क्यों ऑल इज़ वेल बोला गया, क्योंकि सब है, अच्छा है। स्किल आप उसको बदलिए नहीं, जैसा है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जो इंसान जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आप ना बदल सकेंगे ना उसको चेंज कर सकेंगे। सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखिए, एक्सेप्ट कीजिएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। कभी भी आप पटना के किनारे मल्लाह पे बैठ के नाव पे बैठिएगा, तो या नाव के किनारे मल्लाह से बात कीजिएगा, तो वो बोलेगा आपको तैरना आता है, तो वो हमेशा बोलेगा क्यों बोलता है ऐसा सवाल। कहीं ना कहीं आप जो तैरेंगे तो आप हाथ वाथ मारने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको बचाने के चक्कर में वो भी डूब जाता है, तो मल्लाह उसको बेहोश कर देता है ताकि वो हाथ पैर ना मारे। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ना कि ये प्रॉब्लम के साथ जूझे या प्रॉब्लम के साथ बंधे रहें। आप अपना सपोर्टिव नेटवर्क बनाएं, उसको साथ समझे,
मसला ये नहीं है कि आप दोनों में लड़ाई पैदा हो जाए किसी इशू के लिए, आप उसके काबिल बने, या जिसके जिसके साथ रह रहे हैं, या अपने कलीग के साथ रह रहे हैं, या अपने दोस्त के साथ रह रहे हैं, उसके सलाहियत बने, उसके दुख सुख में काम आए, ताकि उसको इम्पोर्टेंस बने। आज इंटरपर्सनल स्किल दूर होते जा रही है, लोग व्हाट्सअप पे बात करते हैं, फेसबुक पे बात करते हैं, लेकिन फ़ोन उठा के अपने दोस्त से कभी नहीं बात कर सकते, उसके दिल का हाल नहीं पूछ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल दूर होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो इंसानियत है अपने परिवार से दूर होते जा रहा है, जिसमें आज ये काम करना चाहिए। ये लाइफ स्किल ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और एडोलेसेंस में भी खास करके ये ऐसा उम्र है जहाँ पे आप भटक जाते हैं, कभी मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं, कभी आप दिल टूटता है, कहीं आपका इमोशंस जाते हैं। तो ये इमोशनली बैरियर सिचुएशन है, और यहाँ पे हम लोगों के लिए ज़रूरी है, जिसमें मैं उस उम्र से गुजर के आया हूँ। कभी मेरा दिल भी टूटा, कभी मेरे साथ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हुए। तो एडोलेसेंस भी एक ज़रूरी है इंटरपर्सनल स्किल में। आप जिससे दिल मिलता है उससे बात करें, अपने बात करें यार, बात करना इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ स्किल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। स्ट्रेस, आज का दिमाग, आज की दुनिया, आज की माज़ियत, स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस जो है ना, हमें कहीं ना कहीं अनस्त कर देता है, तबाह कर देता है। मेरी लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। आप इसको चेंज करने के लिए अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करें यार, अपने तरीके को चेंज करें, आप कोई हॉबीज़ को तलाश करें। आपके ज़िंदगी में जो भी हॉबी है, मे बी म्यूज़िक हो सकता है। ज़िंदगी में जो इंसान के पास हॉबी नहीं है वो कहीं ना कहीं और स्ट्रेस फील करता है। मेरी पोइट्री है, मैं पोइट्री लिखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेस मिलता है, सुकून मिलता है यार। अपने हॉबीज़ को ढूंढें यार, किसी को गिफ्ट दें, किसी को जो जो आपको अच्छा लगे, जो दिल से सुकून मिले, वो भी एक स्ट्रेस फील करने का ज़रिया है। एक्सरसाइज करें, मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कभी ना कभी एक्सरसाइज करें, वो हार्मोन्स बनता है। सुबह पैदल ही चलें, एक्सपेरिमेंट है, जब आपको दुख हुआ तो पैदल चलने लगे, जब तक थके नहीं, तो आप स्ट्रेस का फील करेंगे। और अपनी पर्सनल दिल की बात, वही जो बात मैंने बोली इंटरपर्सनल स्किल में, कि आप अपने दिल की बात किसी से बयां करें। आज इंग्लैंड में 13 करोड़, 3.5 करोड़, 13.5 करोड़ लोग, 3.5 लोग, आई एम सॉरी फॉर दैट, 3.5 करोड़ लोग आज अपने सोशल रिलेशन में सोच नहीं है, पेट पालते हैं, कुत्ता बिल्ली को पालते हैं। क्यों पालते हैं? इसलिए पालते हैं क्योंकि उससे आज बाप माँ से रिलेशन नहीं है। आज इंडिया में तो आप देख सकते हैं कि हम लोग के साथ अच्छा रिलेशंस बना हुआ है, लेकिन लोग लोग पेट बिल्ली को क्यों पालते हैं इंग्लैंड में लोग? क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है लोग साथ। उन्हें लगता है कि कुछ कुछ ऐसी बात है जो कुत्ते से बात किया जा सके, जो बिल्ली से बात किया जा सके। लेकिन इंडिया में तो ऐसा कंडीशन नहीं है भाई। इंडिया में आप अपने दिल की बात किसी से बोले, अपनी मम्मा को कॉल लगाएं, अपने पापा को कॉल लगाएं। अरे आज भी हम करते हैं, तो दिल की बात, जो प्रॉब्लम्स है, अपनी तकलीफ है, अपनी तकलीफ को ज़ाया करें। लोग लोग कहीं न कहीं इसमें खो जाते हैं, और कहीं न कहीं अपने स्ट्रेस को, अपने अपने लेवल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और मेरा दूसरा मायना है कि आप खुशियाँ बाँटें यार, ज़िंदगी में स्प्रेड करें स्माइल। किसी एक को खुशियाँ जो दोगे ना यार, तो बड़ा बड़ा सुकून लगेगा दिल को। और खुशियाँ हमेशा बाँटते रहें। किसी को टॉफ़ी दे देना, या किसी को गले लगा लेना, और किसी को स्माइल भी दे देना ना, एक एक सुकून है, या स्ट्रेस का एक फीलिंग है जो आप हट सकते हैं। आज लोग स्ट्रेस के पीछे, जैसे लोग, आज का रिसर्च है कि लोग सोडा पीते हैं तो उनका जो 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 स्ट्रेस लेवल है वो और बढ़ जाता है। और लोग कभी कभी देखते हैं ना कि पापा लोग जब गुस्सा होते हैं तो पानी पिलाया जाता है। क्यों? पानी एक स्ट्रेस कुछ बदल देता है, या चेंज बदल देता है। आप पानी पिए। आप लड़कियां लोग के साथ होता है कि शॉपिंग करें, जो आपको दिल में आया वो करें यार। कहीं ना कहीं स्ट्रेस से दूर रहें, और स्टूडेंट लाइफ में तो खास करके अपने स्ट्रेस से दूर रहें। एग्जाम का प्रेशर, अरे एग्जाम है, कुछ बड़ा चीज़ तो नहीं है ना, इससे बड़ी और ज़िंदगी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम के कोटेशंस मैं आज भी कोटेट करता हूँ। विंग्स ऑफ फायर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, कि दुनिया दुनिया का कोई बंदा मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदत को बदल सकता है। अरे अपनी आदत को बदलें, अपनी सिचुएशंस को बदलें। जो 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 चेंज है, रिटर्न है, अपनी खुशियाँ बांटें। वो ऐसा नहीं, कभी ना कभी वो वापस नहीं आएगी, आपके साथ आएंगी। आप नेचर्स आपको देगा, जो 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 नेचर्स हैं आपको साथ, आपके इमोशंस, आपके वैल्यूज़ को देगा। और कन्फ्यूज़न और डिस्टर्बेंस लोग के साथ हमेशा दूर रहें। जो कन्फ्यूज़ रहते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं कोई डिसीजंस पे आ सके या कोई लेवल्स पे आ सके। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजंस रहा है। हमेशा स्ट्रेस के लिए अपने हैप्पीनेस को तलाश करें, अपने हॉबीज़ को तलाश करें। मेरा दूसरा मानना है नेचर्स को देखें यार। नेचर्स भी एक कनेक्टिविटी है। जब भी आप जिंदगी में बसुकून हो जाएं तो नेचर्स को देखिए, वो सन को राइज करते हुए देखिए। आज एक एनर्जी मिलेगा, कैसे सन निकल रहा है, सन को ढलता हुआ देखिए। जब भी मैं बेसुकून होता हूँ तो सन ढलता हुआ देखता हूँ, एक सुकूनियत मिलती है। मौसम को बदलता हुआ देखिए, खिड़की से बदलते हुए। और खाना का टेस्ट भी करें यार, मौसम बदलता हुआ। नेचर्स, बुद्धास ट्रेडिशन में जाइएगा, बौद्ध गया का फेमस है। मेडिटेशंस क्यों बोलते हैं? वो सन्स को राइज करते हुए दिखाते हैं। जो एनर्जी, जो पावर जो मिलता है ना, उससे स्ट्रेस दूर होता है भाई मेरे। और इसको जाएं और
देखें। और कभी भी देखते हैं ना बच्चे के साथ मासूमियत, बच्चे को पकड़ लेना। मासूमियत क्यों है उनके अंदर? क्योंकि उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी नहीं है, उनके अंदर कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। और बच्चे के साथ खेलना, तो कभी बच्चे के साथ भी खेले, आपका स्ट्रेस लेवल इससे भी कम होगा। और बस रिसोर्स क्या है? सबसे बड़ा रिसोर्स फैमिली है। अपने फैमिली के साथ वक्त बिताएं यार। जो फैमिली को कॉल करें, स्ट्रेसफुल करेगा, जो दिल का हाल है उसे बताएं। क्यों अमेरिका और क्यों क्यों आज लोग दूर होते जा रहे हैं? लोग अपने 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 काम में बिजी हैं, लेकिन अपने फैमिली के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आप कभी ज़िंदगी में करिएगा, तो कहीं कर नहीं पाइएगा। अपने आप से अकेले में हैप्पी बर्थडे बनाइए, बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, कभी मज़ा नहीं आएगा उससे। तो अपने दोस्त के साथ वक्त निकालें, अपने फैमिली के साथ वक्त निकालें, फुर्सत से कॉल करें उनको यार। इससे भी स्ट्रेस कम होगा। ये एक्सपेरिमेंट है। मैं कभी भी अपने आप को अकेले में बर्थडे भी तो मना नहीं सकते दोस्त, तो कभी ना कहीं फैमिलीज इसके साथ वक्त निकालें, ताकि ताकि एक अच्छा ज़िंदगी को उन्वान कर सके या जी सके। ये सब नेचर से या कॉप ऑफ स्ट्रेस है, स्टूडेंट लाइफ में खास करके इसे जीना चाहिए तरीके से, सलीके से। इमोशंस, आज का इमोशंस भी बहुत बड़ा बैरियर है। जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका, दुनिया में किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सका। इमोशन सबसे बड़ा चीज़ है आज। एंग्री और इमोशंस, नेपोलियन हिल कहते हैं, गुस्सा और प्यार या तो कंस्ट्रक्टिव कर देगा या डिस्ट्रक्टिव कर देगा, या तो आबाद कर देगा या तो बर्बाद कर देगा। लोग शादी में आना ज़रूर मूवी देखे होंगे ऑब्वियसली। प्यार होता है तो आईएएस बन जाता है, कोई तबाह हो जाता है, कोई पागल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नेपोलियन का कोटेशंस मेरी ज़िंदगी में मायने रहा है। एंग्री और लव को कंट्रोल करना सीखे भाई, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे, नेचर से जुड़े। और लोग क्यों दूर हैं? नेचर से नहीं जुड़े हुए हैं लोग, दूर हैं इसलिए एंग्री इमोशंस। जैसे टीचर्स भी हो पाते हैं, क्यों हो पाते? ब्लैकमेल दे दे रहे हैं, नहीं करोगे तो ये कर लेंगे, नहीं करोगे तो नंबर काट लेंगे। क्यों? आप इमोशनली स्टेबल नहीं है। तो आप एंग्री और इमोशंस को कंट्रोल करें और अपने इमोशंस को जानें कि मेरा इमोशंस क्या है। खुशी के समय खुशी ज़्यादा होना। आप इमोशनल लिटरेचर वाले वीडियो को देख करके मैं बेहतरीन से एक्सप्लेन किया हूँ कि इमोशनल लिटरेसी क्या है। और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हमेशा आंसर राइटिंग में लिखे। नेपोलियन हिल्स की कोटेशंस मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखता हूँ। यानी एंगर और हिल, एंगर और लव, आई एम सॉरी, एंगर और लव या तो कंस्ट्रक्ट कर देगा या तो डिस्ट्रक्ट कर देगा। इसको मैनेज करना, इसको किस तरह से ज़िंदगी जीना या किस तरह से सपोर्ट करना, ये भी एक अलग मायना है ज़िंदगी में। और हमेशा जाने दूसरे के इमोशंस को और बिहेवियर को जाने, इमोशंस को समझे। इमोशंस आज इमोशनली दूर हैं। डेनियल गोल्डमैन की बुक में हमेशा कोटेट करता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंस देता है इमोशंस को, क्योंकि आप इमोशंस को समझना चाहिए। लोग रोने लगते हैं, थकने लगते हैं, उसका दिल की बात सुने। कोई भी प्रॉब्लम्स है तो किसी को बयां करें, तो कि इमोशंस हो, दिल को हल्का हो, अपने नेचर से जुड़ें, कुदरत से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।